हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम प्रोडक्शन फंक्शन के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। प्रोडक्शन फंक्शन के चैप्टर में मैं आप सभी को आज जो टॉपिक कराऊंगा वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। तो जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। यहाँ से काफ़ी अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। तो लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो कंफर्म यहाँ से आता ही आता है, और जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10 मार्क्स का भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक टेबल बनाई हुई है और एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसकी हेल्प से मैं आप सभी को समझाऊंगा। अब यहाँ मैंने जो स्टार्टिंग में लिया है वो है हमारे पास भूमि की इकाइयाँ, मतलब मैंने यहाँ पर जो है लिया हुआ है जो लैंड है हमारे पास उसकी क्वांटिटीज़। ठीक है, क्वांटिटीज़ ऑफ लैंड। और आपको पता ही है लैंड हमारा क्या होता है, एक फिक्स्ड, बताइए फिक्स्ड हमारे पास क्या है, फैक्टर है, फिक्स साधन है, स्थिर साधन है, जो कि शॉर्ट रन में क्या होता है, स्टेबल रहता है, उसमें कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये शॉर्ट रन में ही जो है लगता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारे पास शॉर्ट रन यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं अल्पकाल। ठीक है, तो अल्पकाल में हमारे पास लगता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि परिवर्ती अनुपात का नियम। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं परिवर्ती अनुपात का नियम। अब देखिए, तो यहाँ पर लैंड की जो क्वांटिटी है, भूमि की जो इकाइयाँ हैं वो तो फिक्स रहेंगी क्योंकि अल्पकाल में लग रहा है। तो अल्पकाल में तो हम अपने स्थिर साधनों को, मतलब जो हमारे पास फिक्स फैक्टर्स हैं उनको नहीं बढ़ा सकते, इस वजह से कांस्टेंट रहेगा। अब जो श्रमिक की इकाई है, मतलब लेबर्स की जो क्वांटिटी है, अब लेबर हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल फैक्टर है, मतलब एक परिवर्ती कारक है, तो वो तो बढ़ सकता है यहाँ पर, है ना, क्योंकि शॉर्ट रन में हम उसको बढ़ा सकते हैं। क्लियर, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको 0 से 8 तक बढ़ता हुआ लिया हुआ है। अब दोस्तों टीपी और एमपी में हमें यहाँ पर एक रिलेशन देखना है। अब जब हम बात करते हैं कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाते हैं और हमारे पास वेरिएबल फैक्टर बढ़ने के साथ साथ जो परिवर्ती साधन हैं उनके बढ़ने के साथ साथ कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में जो व्यवहार होता है, जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, उसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, लॉ ऑफ वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर के चेंज होने पर प्रोडक्शन में क्या क्या चेंज आ रहा है उसको हम लॉ वेरिएबल फैक्टर बोल रहे हैं, परिवर्ती अनुपात के नियम बोला जा रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन आता है। तो बेसिकली यहाँ पर 3 स्टेजेस में चेंजेस आएंगे, परिवर्तन आएंगे। ठीक है, तो पहली स्टेज देखिए, जब हम श्रम की इकाइयों को बढ़ाते जाते हैं तो कुल उत्पादन जो है वो बढ़ते जाता है। कुल उत्पादन क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, वो भी बढ़ती दर से। ठीक है, अब ये दर का मतलब क्या होता है, दर का मतलब होता है जब आप टीपी यहाँ देखें तो टीपी के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो बढ़ना चाहिए। तो पहले आप देखेंगे 0 से 2 के मतलब 2 का डिफरेंस, फिर 2 से 5 यानी कि 3 से बढ़ गया अब इस बार, और 5 से 9 यानी कि 4 से बढ़ गया। तो जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब है टीपी बढ़ती दर से बढ़ रहा है, टीपी इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे इसके साथ ही एमपी में, तो आप देखेंगे तो एमपी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम लिखते हैं पहला पॉइंट, देखिए आप सभी नोट करिएगा साथ के साथ, व्हेन टीपी आर इंक्रीज्ड एट इंक्रीजिंग रेट देन एमपी आल्सो इंक्रीज। एमपी आल्सो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ रहा है, बढ़ती दर से बढ़ता है, तो एमपी भी बढ़ता है। ठीक है, तो जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ रहा है तो एमपी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने और फैक्टर्स लगाए, और फैक्टर्स लगाने पर अब टीपी दोबारा बढ़ रहा है, बट इस बार जो बढ़ रहा है ये वो बढ़ती दर से नहीं बढ़ रहा है। इस बार ये क्या हो रहा है, देखिए आप सभी, डिफरेंस 3 का हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 1 का हुआ, यानी कम हो रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट, व्हेन टीपी आर इंक्रीज्ड एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, इस बार क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट। देन एमपी देखिए क्या हो रहा है, देन एमपी
MP विल आल्सो इंक्रीज, MP विल आल्सो इंक्रीज, MP भी क्या हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, MP आल्सो इंक्रीज नहीं दोस्तों, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, MP क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, MP क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्लियर। नेक्स्ट आप देखेंगे, फिर हमने एक और यूनिट लगाई तो यहाँ पर हमारा TP जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे व्हेन TP आर मैक्सिमम, ठीक है। पूरी टेबल में आप देखिए TP इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं होगा, इसका मतलब TP यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। तो व्हेन TP आर मैक्सिमम देन MP आर या बिकम ज़ीरो, देन MP बिकम ज़ीरो, ठीक है। तो MP क्या हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जब TP अधिकतम होता है, अधिकतम होता है तो MP शून्य होगा, तो MP क्या होगा, शून्य। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखिए, व्हेन TP इज़ डिक्रीज, अब क्या हो रहा है, हमने और लेबर की यूनिट लगाई तो TP अब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि अपने मैक्सिमम स्टेज पर पहुंच चुका है, मतलब इससे ज़्यादा वो एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते थे, रिसोर्सेज इससे ज़्यादा प्रोडक्शन पर डे नहीं निकाल सकते थे या टोटल प्रोडक्शन नहीं निकाल सकते थे, तो वो अब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होने लग गया। तो फोर्थ पॉइंट आप लिखिए व्हेन TP आर डिक्रीज, या फॉलिंग भी आप लिख सकते हैं वर्ड यहाँ पर, ठीक है, डिक्रीज देन MP बिकम नेगेटिव, ठीक है। तो MP क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, जब TP घटता है तो MP ऋणात्मक हो जाता है, तो MP क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। तो MP क्या हो रहा है, देख सकते हैं आप, नेगेटिव हो जा रहा है। अब दोस्तों इसी चीज़ को हम एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे। तो ये रहा आपके सामने ग्राफ, ज़रा ध्यान से समझिएगा आप सभी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि TP जो है ये बढ़ता हुआ, ये वाला पार्ट की बात हो रही है, इसको मैं स्टेजेस में नाम दे देता हूँ। इसको मैंने नाम दे दिया स्टेज 1, इसको नाम दे दिया स्टेज 2 और इसको नाम दे दिया हमने स्टेज 3, ठीक है। तो स्टेज 1 में अगर आप देखें तो आपके पास जो है TP बढ़ रहा है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है। अब ये कैसे पता चलता है कि बढ़ती दर से बढ़ रहा है, घटती दर से बढ़ रहा है? तो देखिए बच्चे, एक चीज़, एक सिंपल सा एक ग्राफ मैं आप सभी को बनाकर बताऊंगा। आप इस ग्राफ को देखिए, ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ पर एक चीज़ और दिख जाइए थोड़ी देर, हाँ, हम लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं, ये अब आपको क्लियर नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्वांटिटी दिखाई, यहाँ पर हमने टोटल प्रोडक्शन दिखाया। अब आप देखेंगे कि क्वांटिटी में इतना चेंज होने पर प्रोडक्शन उससे ज़्यादा से चेंज हो रहा है, प्रोडक्शन उससे ज़्यादा से चेंज हो रहा है। अगर वो उससे ज़्यादा से चेंज होता है तो वो इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, इसका मतलब बढ़ते जा रहा है, ज़्यादा रेट पर बढ़ रहा है। तो ये वाला स्टेज हो गया इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट, यानी कि फर्स्ट स्टेज जो अभी मैंने आपको लिखाई, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं MP कर्व को, MP कर्व यहाँ पर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ऊपर की ओर जाते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर आकर ये स्टॉप हो जाता है, उसका रीज़न है देखिए अभी, क्योंकि यहाँ और ये पॉइंट एक दूसरे को मिले हुए हैं। अब आप ऊपर वाले TP पर ज़रा गौर करेंगे, ध्यान से ज़रा इसको समझेंगे। मैं यहाँ पर एक ग्राफ भी बना रहा हूँ, ठीक है, या मैं इसको ही मिटा कर ना ग्राफ बना देता हूँ जिससे अच्छे से दिख जाए, यहीं पर दिख जाए हम लोगों को, ठीक है। ये मिटा देते हैं हम लोग, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम को देखिएगा दोबारा से। अब जो डायग्राम बना रहा हूँ मैं वो इस तरीके का बना रहा हूँ। अब इस डायग्राम पर आप देखिएगा एक चेंज को, आपको एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या चेंज है, दिख गया होगा आप सभी को। क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज हो रहा है, पर टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम बढ़ रहा है। कम बढ़ने का मतलब है कम रेट से बढ़ रहा है। तो जब हमारे पास इस टाइप का शेप होगा TP कर्व का, तो वो दिखाएगा कि TP जो है बढ़ती दर पे नहीं बढ़ रहा है, घटती दर पे बढ़ रहा है, यानी कि TP इंक्रीज़ हो रहा है एट अ
डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे इसके बाद आपका टीपी भी जो है वो डिक्रीज होने लग रहा है, जो अभी हमने यहाँ पर देखा था कि टीपी कैसे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा टीपी जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से आपको जो है एमपी भी आपका डिक्रीज हो रहा है, एमपी भी आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको समझ में आई। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि बहुत डिटेल में हम चीज़ों को जो है वो समझेंगे। अब हम बात करते हैं टीपी के तीनों स्टेजेस की, कि तीनों स्टेज में क्या क्या ये स्टेजेस जो हैं वो आपको दिखाती हैं और क्या क्या जो है इसके रीज़न्स होते हैं कि क्यों ये बढ़ती दर पे बढ़ते हैं, क्यों इंक्रीज़ होता है इंक्रीजिंग रेट पर, ये सब वगैरह। ठीक है, तो देखते हैं, स्टेज 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टेज 1 लिखिए आप सभी अपनी कॉपी में। ठीक है, स्तर 1। तो जो स्टेज 1 है वो क्या है आपका, उसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो रिटर्न होते हैं वो 3 टाइप के हैं, अभी मैंने आपको बताया भी होगा। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, इसको पहले मैं समझा देता हूँ आपको, इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या है। इंक्रीजिंग रिटर्न का सिंपल सा मतलब है बढ़ते प्रतिफल, जिसे हम बोलते हैं बढ़ते प्रतिफल। ठीक है, देखिए, अगर क्वांटिटी ऑफ लेबर 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ती है, बट आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ता है आपका 10, 22, 36 और 45 या 50 ही ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कैसे आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक एक क्वांटिटी से बढ़ रही है, एक एक क्वांटिटी से बढ़ रही है, बट टोटल प्रोडक्शन आपका देखें तो पहले 12 क्वांटिटी से बढ़ा, फिर आपके पास 14 क्वांटिटी से बढ़ा, फिर अगेन आपके पास जो है, इसको मैं 52 ले लेता हूँ बच्चे, जिससे ये ना और बढ़ता हुआ नज़र आया, अभी ये नहीं बढ़ रहा, इसको मैंने ले लिया 52, तो ये 16 क्वांटिटी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या हो, बढ़े, वो भी पहले से ज़्यादा रेट से बढ़े। पहले 12 से बढ़ा, फिर 14 से बढ़ा, फिर 16 से बढ़ा, मतलब ज़्यादा रेट से बढ़ा, तो उसको आप बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न यानी कि बढ़ते प्रतिफल आपको जो है मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई आप सभी को। अब जो इंक्रीजिंग रिटर्न है उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं। ठीक है, तीनों स्टेज को मैं बिल्कुल डिटेल में आप सभी को समझाऊंगा, तो आप टॉपिक डालिए कॉजेज़ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिखिए साधन के बढ़ते प्रतिफल के कारण। ठीक है, क्या क्या कारण है, क्या रीज़न है, उसको ज़रा अब हम समझते हैं। तो पहला रीज़न है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो आपके पास फिक्स रिसोर्सेज हैं उसका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, स्थिर, हिंदी में लिख लीजिए, स्थिर कारकों का या साधनों का, स्थिर साधन का अल्प प्रयोग। ठीक है, इसका मतलब देखिए क्या हुआ, पहले इंग्लिश में भी लिख देते हैं हम लोग, अंडर यूटिलाइजेशन। दोस्तों देखिए क्या है कि मैं ये सब इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप भी अपने नोट्स बना सकें मेरे साथ साथ, मैं चीज़ें डिटेल में इसलिए आपको लिखकर पूरा समझाता हूँ। ठीक है ना, फिक्स्ड फैक्टर, तो जो आपके पास रिसोर्सेज हैं जो फिक्स हैं उनका आप जो है अभी फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, आप उनका अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब अल्प प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि देखिए आपके पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आप जो है वो 6 मशीनें लगा सकते थे, 6 मशीनें रखी हुई हैं, लगा सकते थे, क्या रखी हुई हैं, बट आपने अभी लेबर्स का जो यूज़ किया वो 1 2 3 और 4। इसका मतलब है कि आपने 4 लेबर का यूज़ करके 4 मशीन्स पे प्रोडक्शन करवाया। ठीक है, बट आपने 2 मशीनों का तो यूज़ ही नहीं किया, और अगर आपने 2 मशीनों का यूज़ नहीं किया तो अभी आप फुल यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने फिक्स्ड फैक्टर का, स्थिर
कारकों का या साधनों का। तो इसका मतलब है यहाँ पर अभी स्थिर कारक जो है उनका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको जो है जो रिटर्न मिल रहे हैं, जो आपको लाभ मिल रहा है, प्रतिफल मिल रहा है, वो इंक्रीजिंग है। वो कैसा है? इंक्रीजिंग है, बढ़ता हुआ है, क्योंकि पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन आपके पास हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जब हर कोई अलग अलग काम कर रहा है और तो उसका काम ध्यान जो है वो काम पर ही होगा, और अगर ज़्यादा लोग होंगे तो काम पर ध्यान उसका नहीं होगा, है ना। ये एग्जांपल मैं आगे भी आप सभी को दूंगा। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी। ठीक है, इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी। तो जो एफिशिएंसी है वर्कर्स की या काम करने की, वो एफिशिएंसी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, कार्यकुशलता जो है उसमें हमारी वृद्धि हो चुकी है, बढ़ चुकी है, जिसके वजह से आपको जो है आपको इंक्रीजिंग रिटर्न जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बढ़ते प्रतिफल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट आप देखेंगे जिसमें आपके पास जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है रिसोर्सेज के बीच में बहुत अच्छा है। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिए, कारकों या साधन में उचित समन्वय। ठीक है, समन्वय जानते हैं आप सभी। जैसे देखिए एक एग्जांपल दूंगा आप सभी को कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, आपने कभी लेबर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए देखा लेबरों को? देखिए, नहीं देखा तो मैं एक सिचुएशन दिखाता हूँ। देखिए कि वहाँ पर आप देखते हैं कि एक लेबर नीचे से ईंटें फेंकते जा रहा है और दूसरा लेबर उसको कैच कर रहा है। ठीक है, ये कार्य जो हो रहा है आपने कभी देखा हो तो ये कैसे हो पा रहा है? दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की वजह से हो पा रहा है। अगर एक फेंक रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है दूसरा जो कैच करने वाला है कि वो कहाँ फेंक रहा है, या वो उसकी चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, समन्वय नहीं है इन दोनों के बीच में, कोई कहाँ पर कैच कर रहा है, कहाँ पर फेंक रहा है, तो इस तरीके से जो काम होगा वो सही से नहीं हो पाएगा। बट अगर दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो वो बहुत सिंपल सरल तरीके से वो काम जो है वो कर देंगे और उसमें कम मेहनत भी लगेगी। क्योंकि अगर उन लोगों को ढोना पड़ता, मतलब आप सभी को पता ही है कि अगर ईंटें जो है उनको ऊपर लेकर जानी पड़ती तो भाई कंधों पर बोरियों में भर के ले जानी पड़ती, लेकिन वो नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो एक तरीके से क्या हो रहा है, उनकी मेहनत भी बच रही है और बेटर कोऑर्डिनेशन है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा बेनिफिट देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हो गई बात हमारे पास बेटर कोऑर्डिनेशन, जिससे इंक्रीजिंग रिटर्न आपको मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे? यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं अपने स्टेज 2 की, सिचुएशन 2 की, जहाँ पर हम बात करेंगे कांस्टेंट रिटर्न ऑफ फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न ऑफ टू अ फैक्टर। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिखिए साधन के समान प्रतिफल। ठीक है, ये तीनों तो आपको समझने ही पड़ेंगे, इसके बाद एक और आएगा। समान प्रतिफल का मतलब क्या है? देखिए जैसे मैंने लेबर की क्वांटिटी लगाई, ठीक है, तो आपके पास अब जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा समान रेट से। कैसे? देखिए 10, 20, 30 और 40। तो आप देखें लेबर की आप एक एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी लगा रहे हैं तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी 10, मतलब सेम क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी से लेबर आप बढ़ा रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी से आपके पास टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कुल उत्पादन बढ़ रहा है, तो आप इसको कांस्टेंट रिटर्न कहेंगे, समान प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट रिटर्न होते हैं वो कैसे आते हैं? तो लिखिए आप सभी, टॉपिक डालिए, कॉजेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिखिए साधन के समान प्रतिफल के कारण क्या क्या रीजन है। ठीक है, क्लियर है? तो पहला रीज़न आप सभी लिखिए। ठीक है, पहला रीज़न है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स।
ठीक है। हिंदी में स्थिर साधनों का अनुकूलतम प्रयोग, ठीक है। अनुकूलतम प्रयोग या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि जितना आपको चाहिए, जितना आपके पास रिसोर्सेज हैं, सबका पूरा रिसोर्सेज हो जा रहा है, ना रिसोर्सेज बच रहे हैं ना कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जितना प्रोडक्शन आपको चाहिए उतना ही प्रोडक्शन हर बार आपको मिलते जाएगा। एक लेबर लगाएंगे तो वो अपने लेबर के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ा देगा, ना ही वो कम काम कर रहा है ना ही ज़्यादा काम कर रहा है, जिसकी वजह से आपको कांस्टेंट रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। तो इसमें दूसरा पॉइंट आएगा आपके पास आइडियल फैक्टर रेशियो। हिंदी में आप सभी लिखिए आदर्श साधन अनुपात। तो जो आपके पास अनुपात है, यानी कि जो आपके पास रेशियो है फैक्टर्स का, वो आइडियल है। मतलब कि अगर आपको पता है एक फिक्स्ड मशीन को यूज़ करने के लिए 2 लेबर चाहिए और 2 मशीन को यूज़ करने के लिए 4 लेबर चाहिए, 3 मशीन को यूज़ करने के लिए 6 लेबर चाहिए, इसका मतलब है एक मशीन पर 2 लेबर आपको चाहिए और वो आपको मिल रहे हैं। रेशियो सेम आ रहा है 1:2। आप यहाँ देखें रेशियो 1:2 आया, यहाँ रेशियो निकालें यहाँ पे भी 1:2, यहाँ रेशियो निकालें यहाँ पे भी 1:2 आ रहा है। तो इसका मतलब है आपके पास कांस्टेंट रिटर्न मिलेंगे हमेशा, जितना आपको चाहिए उतना ही मिलता रहेगा आपको। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, और लास्ट पॉइंट इसका वो है परिवर्तनशील साधन का कुशल तम प्रयोग। ठीक है, हिंदी में लिखिए मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। तो जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं, परिवर्ती साधन हैं, उनका आप जो उपयोग कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन जो हो रहा है वो मोस्ट एफिशिएंट हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस वक्त आपके पास जो है प्रोडक्शन बढ़ती कांस्टेंट रेट से जो है बढ़ेगा, जितना बढ़ गया है उतना ही आपके पास बना रहेगा, उससे ज़्यादा आपके पास ना तो बढ़ेगा ना तो कम रहेगा, क्योंकि वो अभी अपने पूरे पीक पर जो है काम कर रहे हैं जिस हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपना थर्ड स्टेज की। स्टेज 3 लिखिए आप सभी। स्टेज 3 क्या थी हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, हिंदी में लिखिए साधनों के या साधन के घटते, या आप ह्रासमान भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ह्रासमान प्रतिफल। ठीक है, तो ये जब डिक्रीजिंग प्रतिफल होंगे, डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग आप दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो कब होंगे ज़रा देखिए। आपके पास क्वांटिटी है 1 2 3 4, आपने टीपी टोटल प्रोडक्शन आपका जो है वो बढ़ रहा है, बट रेट जो है वो यहाँ पर क्या है, डिक्रीजिंग है। रेट यहाँ पर क्या है, डिक्रीजिंग है। जैसे आप देख सकते हैं एक एक यूनिट से हम लेबर को बढ़ा रहे हैं, बट टोटल प्रोडक्शन जो है 8 6 और 4, मतलब पहले से कम रेट से जो है वो बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन उसमें इंक्रीमेंटल की जो रेट है वो कम है, तो वहाँ पर आपके पास डिमिनिशिंग रिटर्न देखने को मिलते हैं। और इसके कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, तो इसके कॉजेज़ भी लिख लीजिए। कॉजेज़ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, साधन के घटते प्रतिफल के कारण। ठीक है, तो मैं कॉजेज़ लिखकर छोड़ दे रहा हूँ, आप पूरी लाइन लिख लेना, कारण। ठीक है, तो सबसे पहला है आपके पास जो फैक्टर्स हैं आपके पास उनकी स्थिरता है। ठीक है, साधनों की स्थिरता, फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो आपके पास रिसोर्स हैं वो फिक्स हैं, वो उसे आप बढ़ा नहीं सकते। अगर उसे आप बढ़ा नहीं सकते, जैसे मान लो 6 मशीन है आपके पास, तो अगर आपने 6 लेबर लगा लिए, उसके बाद अगर आप लेबर को लगाते जाएंगे तो मशीन तो आप नहीं बढ़ा सकते ना। फिक्स जो फैक्टर हैं आपके पास, जो फिक्स कारक हैं, स्थिर कारक हैं, वो तो आपके पास स्थिर हैं, उनको तो आप बढ़ा नहीं सकते। अगर उनको आप नहीं बढ़ा सकते और आप लेबरों को बढ़ाते जा रहे हैं तो लेबर भाई मशीन तो है ही नहीं, तो कहाँ काम करेगा? काम तो नहीं करेगा। अगर काम करेगा तो एक मशीन पे 2 लेबर काम कर रहे होंगे, तो जितना आपको एक लेबर से आउटपुट मिलना चाहिए था वो उतना नहीं मिल पाएगा, उससे कम मिलेगा आपको। तो वहाँ पर आपको जो है वो नुकसान देखने को पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपके पास डिमिनिशिंग रिटर्न लग जाएंगे, घटते प्रतिफल मिलेंगे आपको। दूसरा है आपके पास इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी अपूर्ण साधन स्थानापन्नता। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो पूरे तरीके से फुल ही सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं है, मतलब उन्हें आप प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते दूसरे फैक्टर्स से। जैसे अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो आपके पास अगर कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे आप मशीन को चला सकें, जैसे लाइक आप कह सकते हैं पेट्रोल नहीं है आपके पास तो आपकी मशीन बंद हो जाएंगी, आपके पास डीजल नहीं है तो आपकी मशीन बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके से जब किसी भी फैक्टर का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, प्रतिस्थापन अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ पर आपके पास घटते प्रतिफल के नियम मिलते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ख़त्म हो जाता है तो आप इस तरीके से आगे काम नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्थ है आपके पास, थर्ड है आपके पास दोस्तों, थर्ड आएगा ना इसके बाद, तो थर्ड है पुअर कोऑर्डिनेशन ठीक है, खराब समन्वय। ठीक है, तो जो आपके पास कोऑर्डिनेशन मिल रहा है दोनों साधनों के बीच में, फैक्टर्स के बीच में, वो कैसा है? पुअर है। मतलब अभी मैंने एग्जांपल दिया होगा थोड़ी देर पहले कि एक लेबर नीचे से ईंटें फेंक रहा है और ऊपर वो लेबर कैच कर रहा है, तो अगर उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन है तो ये काम बहुत ही ईजी तरीके से और बिना मेहनत के वो कर पा रहे हैं। बट अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिगड़ने लग जाए, वो अच्छे से कैच ना करे, वो अच्छे से ना फेंके, तो जो प्रोडक्शन है वो होगा ही नहीं, मतलब वो काम जो है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा और उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। इस वजह से आपके पास डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेंगे, यानी कि घटते प्रतिफल आपको मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि किस किस तरीके से तीनों स्टेजेस हैं हमारे पास प्रोडक्शन की। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ पर नहीं है। अब बच्चे एक चीज़ और हमारे पास रह गई है, उसको हम और डिस्कस कर लेंगे। अब आता है कि इन तीनों स्टेज जो हमने अभी पढ़ी, इन तीनों स्टेज में से बेटर स्टेज कौन सी है? ठीक है, बेटर स्टेज कौन सी है? आप सभी बता सकते हैं बेटर स्टेज कौन सी है? क्या स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3? तो बच्चे बेटर होती है स्टेज नंबर 2, 1 और 3 नहीं होती। तो पहले मैं बताता हूँ 1 और 3 क्यों नहीं होती, फिर बताऊँगा 2 क्यों होती है। तो जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर आपके जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, जो आपने स्थिर कारक, स्थिर साधन लगाए थे, उनका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। ठीक है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आपके जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सभी अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ती दर से बढ़ रहा है बहुत इंक्रीजिंग रेट से, बट वहाँ पर आपके सारे के सारे रिसोर्सेज का यूज़ नहीं हो रहा है। ये तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप फर्स्ट स्टेज में खुश नहीं रहेंगे। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है? थर्ड स्टेज में आपके पास जो प्रोडक्शन है वो नेगेटिव में जा रहा है, जो उत्पादन है वो नीचे जा रहा है, वो भी नेगेटिव में जा रहा है, ऋणात्मक हो जा रहा है। तो भाई प्रोडक्शन तो आपके पास कम हो रहा है ना, आप लेबर को ज़्यादा लगा रहे हैं, उन्हें सैलरी ज़्यादा ले रहे हैं, बट आपका जो उत्पादन वो करके दे रहे हैं, जो आपको सामान बना कर दे रहे हैं वो कम बना कर दे रहे हैं, तो वहाँ तो आपको लॉस हो जाएगा। इस वजह से आपके लिए थर्ड स्टेज भी अच्छी नहीं है। तो आपके पास सेकेंड स्टेज अच्छी इसलिए है क्योंकि आपके पास ऑल फैक्टर्स का यूज़ हो रहा है, ऑल फैक्टर्स आर फुली यूटिलाइज्ड।
ठीक है, मतलब जितने भी साधन हैं आपका, उनके सभी साधनों के आपके क्या हो रहे हैं, पूर्ण रूप से उपयोग हो रहा है। ठीक है, कुशलतम उपयोग हो रहा है वहाँ पर, ना ही तो आपके पास कोई साधन बच जा रहा है। ठीक है, और आपके पास टोटल प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भले वो डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है, घटती दर से बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ तो रहा है ना, और सारे साधनों का उपयोग भी हो रहा है। इसलिए आपके पास सेकेंड स्टेज क्या है बच्चे, बेटर स्टेज है कंपेरिजन टू फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ, और आशा करता हूँ आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से अगर आपको और वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो आप अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अध्ययन क्लासेस ऐप पर आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम रिटर्न टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल के नियम को पढ़ेंगे क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सभी मिलते हैं।